नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीटीएन न्यूज में। एक बार मैं फिर हाजिर हूं बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बीजेपी ने 2023 में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा। आपको बता दें कि जेपी नड्डा तेलंगाना के करीमनगर में गुरुवार को जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की सरकार प्रजातंत्र का गला घोंट रही है, उनको आराम देने का समय आ गया है। ऐसे में जनता को इन्हें सत्ता से हटाना चाहिए और तमाम तरह की बातें जेपी नड्डा ने कही और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। और साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि दूसरे फेज में और तीसरे फेज में और अभी जब मैं आ रहा था तो मेरी यात्रा को भी रोकने का काम टीआरएस ने किया और टीआरएस के लोगों ने किया। मैं केसीआर को बता देना चाहता हूं कि ये प्रजातंत्र है। दमन को प्रजातंत्र के अंदर इतिहास के कूड़ेदान में दफन कर देती है ये जनता है। इसको पहचानो, इसको समझो। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टी ने इस यात्रा को निकालकर जो लोगों का जन आक्रोश था उसको लोगों के साथ मिलकर के समाज में, देश में, प्रजातंत्र में बताने का काम ये हमारी यात्रा ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर मिला। इस जगह पर मुझे दिव्यता की अनुभूति होती है। इस परिसर में भारत का हर एक रंग दिखता है। उन्होंने कहा कि इस नगर में संत परंपरा रही है। इस आयोजन के लिए सारे संत जन को धन्यवाद। स्वामी जी के विचार शाश्वत हैं। साल 1981 में मुझे पहली बार स्वामी जी के साथ सत्संग करने का अवसर मिला था और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आप भी सुनिए। एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जब मैं नामांकन करने गया और उसके लिए मुझे हस्ताक्षर करने के लिए पेन पूज्य प्रमुख स्वामी जी के व्यक्ति आकर के खड़े न हुआ। और जब काशी गया तब तो मेरे लिए सरप्राइज था। उस पेन का जो कलर था वो बीजेपी के झंडे के कलर का था। ढक्कन उसका जो था वो ग्रीन कलर का था और नीचे का हिस्सा ऑरेंज कलर का था। मतलब पहले कई दिनों से उन्होंने संभाल के रखा होगा और याद कर करके उसी रंग की पेन मुझे भेजना, यानी व्यक्तिगत रूप से, वरना उनका कोई क्षेत्र नहीं था कि मेरी इतनी केयर कर रहा। शायद बहुत लोगों का आश्चर्य होगा सुन करके। 40 साल में शायद एक साल ऐसा नहीं गया होगा कि हर वर्ष प्रमुख स्वामी जी ने मेरे लिए कुर्ता पैजामा का कपड़ा न भेजा हो। और ये मेरा सौभाग्य है। और हम जानते हैं बेटा कुछ भी बन जाए, कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन माँ बाप के लिए तो बच्चा ही होता है। खबर बहराइच से आपको बता दें कि जनपद बहराइच के कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग अंतर्गत निशानगाड़ा रेंज के पास व्यक्तिगत रूप से बनाए गए एक विशाल रिजॉर्ट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने किया। द फॉरेस्ट रिजॉर्ट का फीता काटकर शुभारंभ करने के बाद कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि प्रदेश का सबसे सुंदर एवं ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्र कतरनिया घाट है, जहाँ देश विदेश से सैलानी आते हैं। इस रिजॉर्ट के खुलने से सैलानियों को बेहतर
सुविधाएं प्राप्त होंगी। वहीं कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि प्राइवेट सेक्टर से जुड़कर तमाम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि देवसेना के तत्वाधान में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन कस्बे के स्टाक रोड स्थित शीतला माता चौक में देवसेना के तत्वाधान में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन देवसेना के अध्यक्ष अक्षय गुजर ने बताया कि झालावाड़ से आई टीम ने 40 यूनिट रक्त संग्रह किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के जितेंद्र चोपड़ा रहे। रक्तदान को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की सेना से भारतीय सैनिकों की झड़प के बाद संसद में यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। गुरुवार को संसद के शून्यकाल में आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस मामले पर अपना भाषण दिया। निरहुआ ने कहा कि सेना में अहीर रेजिमेंट बनाई जानी चाहिए जिससे कि चीन को जवाब मिल सके। और क्या कुछ बोला है इस दौरान निरहुआ ने, आप भी सुनिए। आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं वो एक बहुत लंबे समय से चल रही मांग है। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि सेना में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और राज्य के योगदान, बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान में, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्य, धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पे सेना में रेजिमेंट बना है। ये अहीर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। क्योंकि अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूं। जिस दिन ये अहीर रेजिमेंट का गठन होगा, चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। ठीक है। उसका कारण 1 सेकंड में बता देता हूं अध्यक्ष जी। 62 के युद्ध में जी रेजांगला चौकी पर 124 अहीर जवान तैनात थे। ठीक है। उन्होंने 100-200 नहीं 3000 चीनी सैनिकों को मारा। बिहार में जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है और इससे 38 लोगों की मौत का मामला भी सामने आया है। इस पूरे मामले पर सीएम नीतीश का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जहरीली शराब से हो रही मौतों पर बेहद असंवेदनशील बयान दिया है। दरअसल राजधानी पटना में मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि जो भी जहरीली शराब पिएगा वो मरेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं, जहरीली शराब से अन्य राज्यों में भी लोग मरते हैं। ऐसे में लोगों को खुद ही सचेत रहना चाहिए क्योंकि जब शराबबंदी है तो खराब शराब ही मिलेगी। जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। इस पर पूरी तरह से एक्शन होगा। और क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, आप भी सुनिए। हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी। बापू ने क्या कहा है और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है। और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसके बाद जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है।
तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज़ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा दे करके कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो, मेन चीज़ है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए, वो अपना अलग काम करिए और हम लोग 1 लाख रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम शुरू करिए। ज़रूरत पड़ेगा तो और ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, लेकिन कभी किसी को इस धंधा में नहीं लगना चाहिए। बहुत बुरी चीज़ है। और बोलिए, खबर मैनपुरी से है। आपको बता दें कि पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अलग अलग जिलों में भारत जोड़ो यात्राएं सुचारू रूप से चल रही हैं। राहुल गांधी द्वारा चलाई जा रही यात्रा कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में बौखलाहट पैदा कर रही है, क्योंकि देश में जब जब क्रांतिकारियों की यात्राएं हुई तब तब देश में एक नया परिवर्तन आया। आज कांग्रेस के प्रांतीय ब्रज प्रदेश अध्यक्ष योगेश दीक्षित ने भारत जोड़ो इस यात्रा में भाग लिया। वहीं योगेश दीक्षित यात्रा को लेकर बरेली से चलकर मैनपुरी पहुंचे, जहां उनका जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं योगेश दीक्षित ने शहर के एक मैरिज हॉल में जलपान के समय ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गीत के बाद राष्ट्रगान भी किया एवं सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। के बाद भी मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने कहा कि किसी यात्रा का उद्देश्य जन जन को जोड़ने का है, ना कि भारतीय जनता पार्टी जैसी कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं जातिवाद के नाम पर फूट डालकर राजनीति करने का। और क्या कुछ कहा है योगेश दीक्षित ने, जरा आप भी सुनिए। बीजेपी ने आज तक जो राजनीति की है वो देश को तोड़ने की बातें की है। एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाना, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाना और डराने की राजनीति बीजेपी करती है। आपने हमेशा देखा होगा, पाकिस्तान से भारत को डराती है, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाती है। हम नफरत को तोड़ने के लिए भारत को जोड़ना चाहते हैं कि डरो मत किसी से। हमारे नेता राहुल जी ने कहा था कि डरो मत। हमारे महात्मा गांधी जी ने जब पद यात्रा की थी और अंग्रेजों को खदेड़ा था तो महात्मा गांधी जी ने कहा था डरो मत। और बीजेपी राजनीति करती है कि डरो, हम डरेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये यात्रा हमारी नफरत को तोड़ने की यात्रा है, न कि सरकार में आने की और सरकार बनाने की बातें नहीं है। केवल इनकी बातों में, इनके छलावे में ना आकर के नफरत तोड़ो, भारत जोड़ो। सर, जिस तरह से राहुल गांधी जो है ना अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं इस यात्रा को लेकर। आपने देखा होगा कि बौखलाहट से ही जाहिर हो रहा है। हम जो बात कर रहे हैं, हम बेरोजगार की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं, हम आम जन की बात कर रहे हैं, हम महंगाई पर बात कर रहे हैं। तो जब उन्होंने देश की जनता को त्रस्त कर रखा है और उनको ये लगेगा कि ये राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे मेरी सभी बातें ओपन हो रही हैं। क्योंकि यहाँ का मीडिया पूरा जो है, मीडिया ने राहुल गांधी जी की यात्रा को नहीं दिखाया। पाकिस्तान में 4 किलोमीटर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चले, उस यात्रा को दिखाया, लेकिन राहुल जी को नहीं दिखाया। तो राहुल जी ने यह प्रण किया कि मैं जाऊंगा और दरवाजे दरवाजे तक जाऊंगा और बताऊंगा कि ये किस तरह से देश में नफरत फैला रहे हैं। खबर अयोध्या से है। बता दें कि रामनगरी अयोध्या पहुंचे कर्नाटक सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया, जिसके बाद कर्नाटक की सिल्क साड़ी व सिल्क के कपड़े भगवान रामलला को सौंपे। उनके भाइयों को माता सीता व कौशल्या को भेंट चढ़ाई। वहीं भगवान रामलला को चांदी की ईंट समर्पित की। वहीं अयोध्या की मिट्टी लेकर कर्नाटक के लिए रवाना हो गए। कर्नाटक से 150 लोगों का डेलीगेशन रामनगरी अयोध्या पहुंचा हुआ है। दर्शन पूजन करने के बाद कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN नारायण मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि परम भक्त हनुमान जी का जन्म कर्नाटक में हुआ, इसलिए सभी बाहर वालों को, सभी हिंदू भाइयों को रामलला का दर्शन करना हमारा कर्तव्य है। रामलला का आशीर्वाद लेने अयोध्या आया हूँ, समर्पण करने के लिए भी आया हूँ और अयोध्या की मिट्टी लेकर जा रहा हूँ। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। राम जी का जन्म स्थल में दर्शन करने के लिए भाग्य है कि हमारा भगवान का है। हमारा भगवान का दर्शन करने के लिए मानव का अवतार लेके
हमारा भूमि में उसका जो भी अवधि में उसका आडಳಿत में अभी भी सब लोगों को राम राज्य निर्माण करने के लिए राम का जन आधारित सरकार उस संदर्भ में साम्राज्य निर्माण किया था। वो साम्राज्य हमेशा हमारा याद में है, वही प्रेरणा रहेगा। हमारा आशय सब लोगों का राम राज्य का निर्माण करने के लिए, आशा में पूरी करने के लिए उसका प्रेरणा है। रामनगर में बहुत आपस संबंध है। वनवास में राम हमारा जिला में वनवास किया था, इसलिए वो पूजा किया। मंदिर भी है, अभी भी है, और भी उसका रीडेवलपमेंट करना है और भी अच्छा बनाना है। और राम मंदिर का प्रेरणा हमको भी प्रेरणा है। ये राम मंदिर नहीं है, राष्ट्र मंदिर है, इसलिए हमको भी प्रेरणा है। और रामनगर का संबंध बहुत अच्छा है, वेरी क्लोज। खबर शाहजहांपुर से है। आपको बता दें कि जनपद शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शाहजहांपुर सरकारी ज़मीनों पर कब्जे और उनकी खरीद फरोख्त कोई नई बात नहीं है, पर क्या हो जब कानून के रखवाले ही गैर कानूनी तरीकों और दबंगई से ज़मीनों पर कब्जा करने लगे। कुछ ऐसा ही हो रहा है शाहजहांपुर तहसील पुआया के खुटार क्षेत्र में गांव चमरा भोजी में, जहां सरकारी चारगाह की ज़मीन पर अवैध कब्जे को लेकर पुआया तहसील गांव चमरा भोजी की ग्राम समाज चारगाह के रूप में सरकारी खाते के रूप में दर्ज है। इस भूमि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन सरकारी चारगाह होने की जानकारी के बावजूद करोड़ों की सरकारी संपत्ति को लाखों समझौता हो जाता है। चारागाह की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, जो सरकारी भूमि पर स्वामित्व के कथित दस्तावेज होने का दावा करता है। वहीं सरकारी भूमि पर कब्जे के रक्षक बने हुए हैं। आपके वार्ड 14 में क्या समस्याएं थी? आप तो झोपड़पट्टी में रहती, कि क्या समस्याएं थी? समस्या सब बढ़िया रही। हमारा मेंबर बहुत अच्छा रहा। हमारे तरफ की सड़क बन गई, हमारे क्या पानी का साधन हमारी तरफ हो गया, बिजली का साधन हो गया, हमारी कॉलोनी भी हमारी आई, एक पैसा भी नहीं लेने दिया। आपके सभासद का क्या नाम है? समीम, मेंबर समीम। क्या समस्याएं थी वार्ड 14 में? समस्या सब बढ़िया थी। हमारे पानी भी है, बत्ती भी है, सड़क भी बन गई है, सब भी बन गया है। क्या आपकी वो कॉलोनी मिली हुई थी? हाँ, कॉलोनी मिली है। क्या आपसे कोई पैसा ऐसा की मांग? नहीं लिया हमसे पैसा ऐसा। लेखपाल कोटेदार? हाँ, कोई भी नहीं। कोटा आपका कैसा है? संडीला से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि संडीला वार्ड 14 के अंतर्गत निकाय चुनाव के आरक्षण तय होने के बाद संभावित प्रत्याशियों ने जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। संडीला की नगरपालिका संडीला के वार्ड नंबर 14 के सभासद शमीम सिद्दीकी ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान कई विकास कार्य कराए और जो भी कार्य हैं, उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि यदि इस बार वो दोबारा सभासद बनते हैं तो जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं उनको पूर्ण कराएंगे। अपने यहाँ वार्ड 14 में आए हुए हैं। यहाँ पर समीम सभासद जी से यहाँ कुछ लोगों से जानेंगे कि वार्ड 14 में क्या समस्याएं थी, 5 सालों में क्या काम हुआ। ये बताइए, 5 सालों में आपके वार्ड में क्या काम हुआ? बहुत कुछ हुआ हमारे वार्ड में। कॉलोनी आई हुई है, बिजली की सब सुविधाएं हुई है और सड़क अलग सब सुधराई गई हैं, सब खुली जो बनवाई गई हैं। क्या कभी ऐसा कभी लगा कि यहाँ पर जो आपके सभासद हैं, क्या कोई पैसे की मांग या कोई इनकी खिलाफ किसी ने कोई शिकायत? नहीं, कभी नहीं। ऐसा कोई पैसे की कोई समस्या नहीं, न किसी ने लिया है न किसी को दिलाया है। ये पहली बार सभासद रहे हैं कि दूसरी बार? पहली बार। क्या नाम है? समीम सभासद। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TTN न्यूज। नमस्कार।